रेलवे भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लगभग 22,195 पदों पर रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है। भर्ती तो आ चुकी है और हम फॉर्म भरने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसके प्रमोशन स्कोप क्या है, इसके फील्ड्स क्या हैं, कौन सी पोस्ट का क्या वर्क है और ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें ग्रुप डी में होते हुए भी लाखों की सैलरी है आज के टाइम में भी। तो सबसे पहले तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल राम सर स्टडी ट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए कंप्लीट गाइड लेकर आया हूं इस भर्ती का, जिससे कि आप सही से जो प्रेफरेंस चूज कर सके, सही से इसका जॉब प्रोफाइल जान सके और सही से इसकी तैयारी कर सके। तो बढ़ते हैं आगे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जॉब प्रोफाइल, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके प्रमोशन स्कोप और बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस, जो कि मैं ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद लगभग 3 साल तक रेलवे की सर्विस ग्रुप डी में कर चुका हूं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस और अंत में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें लाखों की सैलरी है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। क्या क्या इस भर्ती की इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो दिनांक 31 मार्च 2026 से ये है आवेदन इसके लिए चालू हो रहे हैं और लास्ट डेट इसकी 2 मार्च 2026 तक है और इसकी जो फी पेमेंट की लास्ट डेट है वो है 4 मार्च 2026 रात्रि 11:59 तक। इसके बाद में इसके जो कुछ करेक्शंस रह जाते हैं एप्लीकेशन में, तो उसके करेक्शन का आपको टाइम दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 5 मार्च से 14 मार्च 2026 तक। और जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको 15 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 तक टाइम दिया जाएगा। ये थी इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स। अब आते हैं कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जो आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस इसने दिए हैं, तो उनको मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखने लायक जो चीज है वो है इसमें एक CCAA करके एलिजिबिलिटी दी गई है। इसका फुल फॉर्म है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, मतलब वो कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से एक्ट अप्रेंटिसशिप पूरा किया है, उनको इसमें कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। लगभग 20% का इसमें रिजर्वेशन है, लेकिन उन्हीं पोस्टों में है जिनमें मतलब ऐसा कोई टेक्निकल जरूरत पड़ेगी, तो उनका 20% पोस्ट, जैसे कुछ वर्कशॉप की पोस्ट वगैरह है, तो उसमें उनको 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं पोस्टों में रहेगा, सभी में नहीं। अगर कोई नॉन टेक्निकल फील्ड की पोस्टें हैं तो उनमें एक्ट अप्रेंटिसशिप को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये वो विशेष रूप से ध्यान रखे। फिर बात आती है कि जो आरआरबी का जो जोन्स है उसकी बात, मतलब अगर आप जिस आरआरबी से
पोस्ट भरोगे, जिस प्रेफरेंस में भरोगे उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा, मतलब अन्य जोन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप वैकेंसीज का ध्यान रख के और अपने जो होम टाउन है वहाँ से वहाँ की कितनी दूरी है, आप वहाँ जॉब कर सकते हो कि नहीं, ये सारी चीजें ध्यान रख के ही अपना फॉर्म भरे। एक से अधिक जोन से आप फॉर्म नहीं भर सकते, एक से अधिक जोन से अगर आप फॉर्म भर देते हो तो आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर बात आती है क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS EBC। तो जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो सबके लिए क्रूशियल डेट है। वहां तक आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब एनी टाइम एनीथिंग, सब लास्ट डेट जो फॉर्म की वहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप फॉर्म भर देते हैं, कोई करेक्शन रह जाता है तो आप 250 दे के दिनांक 5 मार्च से 14 मार्च तक इसको करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जोन आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आप एक तो आप जो अकाउंट क्रिएट करेंगे फॉर्म भरने से पहले, उसमें जो डिटेल डालेंगे वो चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप जिस जोन से फॉर्म भर देते हैं, एक बार सिलेक्ट कर लेते हो तो दोबारा वो बदला नहीं जाएगा, बाकी चीजें करेक्शन हो जाएगी, जिसके लिए आपको 250 प्रत्येक बार देने होंगे। 14 मार्च के बाद आपको इसके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। 14 मार्च तक आप ये करेक्शन कर पाएंगे। फिर इसमें ध्यान देने की चीज है कि कितने गुना कैंडिडेट पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे और कितने कैंडिडेट आप डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। तो जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके आधार पर 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, और पीईटी पास करने के बाद वैकेंसीज के बराबर 1:1 में ही आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा यह ध्यान रखें कि इस टेस्ट में 1/3 मार्क जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके अलावा आप फॉर्म भरते हो तो ये ध्यान रखें, अपनी हैंड राइटिंग में रनिंग में सिग्नेचर करे और जो लाइव फोटो है उसको अपलोड करे। तो जो इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान में रखे और साइन आप ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर करें। पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा तभी लिया जाएगा, जिसके बारे में आपको अभी डिटेल बताने वाला हूं। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको अगर रिक्वायरमेंट हुई तो ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा ये मेडिकल कैटेगरीज है, इनका आप विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक पोस्ट का रेलवे में ये जो ग्रुप डी की पोस्ट है उनका सबका अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। कुछ पोस्टों में अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं रहा तो आपका चाहे कितने मार्क्स हो उसके लिए आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले अपना जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको चेक कर लीजिए। जैसे कि इसमें कई कैटेगरीज है, जैसे A2 A3 B1 C1, और मैं जो किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूँ। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट है 18 से 33 ईयर्स, जिसकी कुछ डेट्स दी गई है कि स्टेट से स्टेट आपका 18 से 33 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन है, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ के वो चीजें देख लेना। जैसे ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल और
एक्स-सर्विसमैन के लिए जो भी रिलैक्सेशन है ये सारी इसमें दी गई है। बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, हमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो क्लियर लिख रखा है कि कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड इन द CEN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन द लास्ट डेट, जो कि 2 मार्च 2026 है, फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और इसमें क्लियर दे रखा है कि कोई अगर रिजल्ट का वेट कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अगर डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियर विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप। मतलब आप सोचो कि हम CCA की जगह वो लगा दे डिग्री, डिप्लोमा, ITI वगैरह, तो वो मान्य नहीं होगी। आप सिर्फ रेलवे से ही एक्ट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं तभी ही वो मान्य होगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आती है एग्जामिनेशन फी। तो इस पोस्ट की एग्जामिनेशन फीस रहेगी 500 रुपये। ये रहेगी सभी कैंडिडेट्स के लिए, और 400 रुपये आपको बाद में, अगर आप एग्जाम में CBT में अपियर होते हैं तो बाद में लौटा दिए जाएंगे। और जो कैंडिडेट है SC ST OBC, ओ SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मिनोरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज EBC, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। EBC के लिए उसको पढ़ लेना, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा उसके लिए। तो उनके सबके 250 रुपये हैं, जो कि बाद में लौटा दिए जाएंगे। पूरे पैसे बाद में लौटा दिए जाएंगे। ये दे रखा है कि अगर आप CBT में अपियर होते हैं तो ये पैसे लौटा दिए जाएंगे। EBC के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप आते हो EBC से तो उसका सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, और ऑनलाइन ही पेमेंट ये होगा। मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारी हाईलाइट की हुई है, बाकी फालतू चीज़ें बताने की ज़रूरत है नहीं। जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी को, तो वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के वो चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि अभी आपको मुझे हर एक पोस्ट के बारे में बताना है, और उसका जो पोस्ट प्रेफरेंस भी बताना है। तो ये रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप के बारे में बता रखा है। अगर किसी ने कर रखा है ये कोर्स तो पहले इसको अच्छे से पढ़ ले फॉर्म भरने से पहले। इसके अलावा अगर आप पहले से किसी जॉब में हो तो आप जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उसको इंटीमेट करते हुए फॉर्म भरे, और उससे आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस टाइम आपको NOC की जरूरत होगी। अब बात आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, कि क्या क्या इसमें प्रोसेस है, क्या क्या प्रक्रिया है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो पहली चीज है एग्जाम, जो ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRB इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। मैंने पहले बता दिया था। इसके अलावा जो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ये सारी स्टेप होगी। उसके बाद आपका होगा जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद होगा आपका मेडिकल। इसकी जो सारी डेट है वो वेबसाइट पे आपको टाइम टाइम पे मैसेज के माध्यम से भी बता दी जाएगी, और वेबसाइट पे भी आ जाएगी। अगर कोई पोस्टपोन होता है तो वो बता दिया जाएगा। अब बात आती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा। तो सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनके फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, उनका ये टेस्ट होगा। उसकी स्थिति भी आपको बता दी जाएगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट। ध्यान रखें फॉर्म भरते टाइम सिग्नेचर फोटो, लाइव फोटो का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और आपका भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आपको सलाह दूंगा कि बिल्कुल गलती मत करना। फोटो और साइन ऐसे नहीं कि चाहे जैसे अपलोड कर दिए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सख्त है रेलवे इस मामले में।
तो जो सीबीटी होगा इसमें 90 मिनट का आपका टेस्ट होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के, 25 आएंगे मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स के। टोटल 100 नंबर का ये क्वेश्चन वो पेपर होगा 90 मिनट का, ठीक है। और इसमें 1/3 होगा आपका नेगेटिव मार्किंग। और जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है रेलवे का वो है जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनका 30%, एससी को 30%, एसटी को 30%। These percentage of marks for eligibility may be relaxed 2 marks for PWD, मतलब जो दिव्यांग भाई बहन है उसको इसमें 2% की आप छूट दी जाएगी। ये इसका सिलेबस है, आप तैयारी करते टाइम इसको पढ़ लेना। अब बात आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट 3 गुना पास किए जाएंगे सीबीटी में। उसके बाद जो मेल व फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे अगर मेल कैंडिडेट है तो सबसे पहले तो उसकी दौड़ होगी, ये होगी 1000 मीटर की, जो कि 4 मिनट 15 सेकंड इसको दिए जाएंगे। इसके साथ ही 35 किलो का वजन रखा जाएगा, जो कि 2 मिनट में उसको 100 मीटर ले जाना होगा विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, मतलब नीचे रखे बिना। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो दौड़ होगी वो 1000 मीटर ही है और ये 5 मिनट 40 सेकंड उनको दिए जाएंगे, एक ही चांस दिया जाएगा। इसके साथ ही 20 किलो वजन 100 मीटर की दूरी तक 2 मिनट में उन्हें ले जाना होगा। इस चीज का ध्यान रखें आप। ध्यान रखें प्रेग्नेंट जो फीमेल्स है वो उस टाइम अगर फिजिकल होता है तो इंटीमेट कर दे, अगर किसी तरह की कैजुअलिटी होती है तो रेलवे उसका जिम्मेदार नहीं होगा। और पहले बता दिया था 1 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और रेलवे की भर्ती क्या है, ये जो परीक्षा है इसमें लाखों में क्या करोड़ों में भी फॉर्म आते हैं, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है, ये पहले से ही होता आ रहा है। अब कैसे फॉर्म भरे, तो सबसे पहले आप जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ ले फॉर्म भरने से पहले, उसके बाद ही आगे बढ़े, या मेरे इस वीडियो को अच्छे से देख ले, मैं भी ज़्यादातर चीज़ें आपको समझाई दूंगा। उसके बाद आपको क्या है, आपको किसी भी आरआरबी पे जाके अप्लाई ऑनलाइन में जाके, जैसे यहाँ आरआरबी अजमेर है तो ये दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे अप्लाई में जाके यहाँ 2 चीज़ें हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर है तो अपने जो अकाउंट क्रेडेंशियल्स है, मतलब पहले आपने फॉर्म भरा है तो उसकी जो डिटेल है उनसे लॉगिन कर ले, या फिर आप आधार से लॉगिन कर ले। अगर पहले आपने कोई फॉर्म भरा है आरआरबी का तो पहले का ही अकाउंट चल माना जाएगा, और अगर नहीं भरा था तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, जिसमें ये जो सारी डिटेल्स है ये अच्छे से भर ले। और ये जो डिटेल है ध्यान रखे, एक बार भरने के बाद चेंज नहीं होगी, इनको बहुत सावधानी से भरे, और सिर्फ अपना ही पर्टिकुलर ईमेल खुद का, ये नहीं कि किसी से मित्र वाले से, जन सेवा केंद्र वाले से भरवा दिया और उसने अपना ओटीपी जो मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह डाल दिया, तो वो ऐसा नहीं करना। अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है, और अपना जो डॉक्यूमेंट है उनको डिजी लॉकर से वेरीफाई करवा देना, और आधार कार्ड को जरूर वेरीफाई करवाना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बाद में काफी लफड़ा होता है, रेलवे आजकल 2-2 आईडी देखता है एग्जाम लेते टाइम, जिसमें आधार कार्ड मस्ट है, ठीक है। तो मैं क्रिएट करके नहीं बता रहा, आप फॉर्म भरते टाइम ये चीजें
देख लेना। ध्यान रखना इसमें गलत जानकारी मत भरना, दोबारा मॉडिफाई नहीं होगी। तो सारी प्रोसेस मैंने बता दी फॉर्म भरने की। आपका आईडी क्रिएट हो जाए उसके बाद आप आगे बढ़ना, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। लाइव फोटो साइन का आप ध्यान रखना ही, इसको पढ़ लेना अच्छे से इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। सर्टिफिकेट रेलवे क्या करती है, SC ST को ट्रेवलिंग के लिए फ्री पास देती है, जो कि 10 दिन पहले आता है एग्जाम्स के। तो आपको अगर फ्री पास चाहिए तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम ही अपलोड करना पड़ेगा, और उसको यात्रा करते टाइम अपने साथ रखना। ये सारी चीजें आ गई। ये बोर्ड है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो जो मेन चीजें हैं जानकारी मैंने बताई दी। अब आपको किस बोर्ड से कितनी वैकेंसी है, किस किस प्रकार की वैकेंसी है, उनकी मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। ये जो इसमें क्या है, लगभग ये 14 प्रकार की पोस्ट है। इस चीज का ध्यान रखना। देखो फॉर्म भरो ना, उससे पहले ये चीजें देख लेना। इसमें एक साथ देख दे रखा है, 57 नंबर पेज है इससे जो विज्ञापन का, विज्ञप्ति का। तो इसका आप अच्छे से देख ले। इसमें पोस्ट भी दे रखी है, कौन सी डेजिग्नेशन है, उसका कौन सा डिपार्टमेंट है, उसका सब डिपार्टमेंट कौन सा है, और इसके साथ ही इस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। देखो कई क्या है, कलर ब्लाइंड होता है किसी के आंखें कमजोर होती है, कोई किस तरह का दिव्यांग होता है किस तरह का। तो इसमें सारी डिटेल दे रखी है, आप किस पोस्ट के लिए फिट हो या नहीं हो। सबके लिए देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही चाहिए, 10वीं पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT, जो कि रेलवे से होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या है वो भी इसमें विज्ञापन में दे रखा है चार्ट। तो ये जो जैसे इस पोस्ट के लिए B1 चाहिए, इसके लिए B1 चाहिए, इस तरह ध्यान रखना। और अपना मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर्म भरने से पहले चेक कर लेना, बहुत दिक्कतें आती है। आप उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, बाद में मेडिकल होता है तो पता चलता है कि आप उसके लिए फिट ही नहीं हो। तो अच्छे नंबर होने के बावजूद भी आप जॉब से वंचित रह जाते हैं, बहुत सारे रहे हैं। कई तो ऐसे हैं मेरे जानने वाले, ज्वाइन करने के बाद उन्हें घर बैठा दिया कि वो इस पोस्ट के लिए मेडिकल फिट नहीं थे। तो ध्यान रखे, कई थे जिन्हें बाहर कर दिया। फिर वेटिंग थी पहले रेलवे में, अब तो क्या है, वेटिंग सिस्टम खत्म कर दिया है। इतने ही बंदे DV के लिए बुलाए जाएंगे जितने की पोस्ट है, इसलिए अब वेटिंग भी नहीं है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखें आप। अब मैं आपको मेन चीज है वो बताने जा रहा हूँ। हर पोस्ट का जो प्रोफाइल, और उसके बाद बताऊंगा मैं पोस्ट प्रेफरेंस। तो इसमें सबसे पहले प्रकार की पोस्ट आती है असिस्टेंट TRD, जो कि इलेक्ट्रिकल TRD डिपार्टमेंट की है। तो हम बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल की, तो इसका काम होता है OHE का। OHE आप जानते हो, जो रेलवे में जो लाइन होती है ऊपर होके जाती है, उसे ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं। उसका जो मेंटेनेंस है और उसका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सप्लाई है, उनका ध्यान रखना। और ये क्या है, एक तरीके से फील्ड ड्यूटी है और आउटडोर वर्क है, ठीक है। ये इसका जॉब प्रोफाइल हो गया। बात करें हम इसके प्रमोशन स्कोप की, तो जो TRD में असिस्टेंट होते हैं उनका पहला प्रमोशन होता है टेक्नीशियन में। टेक्नीशियन के बाद वो बनते हैं JE इलेक्ट्रिकल, JE से SSC वगैरह बन जाते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और टाइम से जगह आती है तो आप मतलब बिना एग्जाम ही इसमें प्रमोशन होते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, पर टेक्नीशियन तो SNT में, इसमें, TRD में जल्दी बन जाते हैं।
बात करें दूसरी पोस्ट की तो यह है असिस्टेंट ऑपरेशंस, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ही पोस्ट है। तो ये क्या है, वर्कशॉप की पोस्ट है। इनकी पोस्टिंग वर्कशॉप या यार्ड में होती है। इनका काम होता है सपोर्ट वर्क, इक्विपमेंट हैंडलिंग और बेसिक मेंटेनेंस शिफ्ट ड्यूटी हो सकती है। ये शिफ्ट में भी हो सकती है और वैसे ज़्यादातर तो टाइम के दिन की ड्यूटी रहती है वर्कशॉपों में। तो इनका काम ये होता है थोड़ा सपोर्ट करना टेक्नीशियंस वगैरह को, और बेसिक जो मेंटेनेंस है वो करना होता है। अगर हम बात करें इसके प्रमोशन स्कोप की, तो पहले टेक्नीशियन बनेगा, टेक्नीशियन से जेई बनेगा, जेई से एसएससी। प्रमोशन इसका एवरेज से अच्छा मान सकते हो आप। तीसरे प्रकार की पोस्ट है असिस्टेंट है, जो कि टीएल बाय एसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। बहुत ही शानदार पोस्ट है। इस पोस्ट के बारे में मैं बाद में विशेष बताऊंगा। मतलब ये रनिंग की ड्यूटी है एक तरीके से, जो एसी कोचेज वगैरह होती है ट्रेन में, उनके साथ ये चलते हैं और इनका काम है एसी का जो फेल्योर है, सप्लाई है, कोई लाइटिंग इश्यू है ट्रेन में, तो उनको हैंडल करना है। मतलब ये रनिंग की ड्यूटी है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रमोशन स्कोप की, तो ये बिना एग्जाम ही इनके प्रमोशन होते हैं। पहले टेक्नीशियन बनता है, उसके बाद जेई एसएससी तक प्रमोशन हो जाते हैं। बात करूं मैं चौथे प्रकार की पोस्ट की, तो चौथा प्रकार की पोस्ट है असिस्टेंट, जो कि एसएनटी में होता है। एसएनटी का काम होता है जो स्टेशन पे सिग्नलिंग व्यवस्था है उसका ध्यान रखते हैं ये। और मैंने आंखों से देखा है, बहुत ही बंधन की नौकरी है। खाना खा रहे हो तो भी भगना पड़ेगा आपको, कुछ फेलियर हो गया तो रातों रातों भी आपको रहना पड़ता है। 24 घंटे की ड्यूटी मानता हूँ मैं इसको तो। ठीक है। इसका काम है रेलवे सिग्नल्स व कम्युनिकेशन सिस्टम्स का मेंटेनेंस, केबल सिग्नल्स, इंटरलॉकिंग जो सेफ्टी वगैरह है, ये सारे काम इसके होते हैं। इसमें प्रमोशन होते हैं, बिना परीक्षा ही हो जाते हैं। पहले टेक्नीशियन, टेक्नीशियन से जेई, जेई से एसएससी। मतलब प्रमोशन तो ठीक है, और बहुत ही जिम्मेदारी वाला ये डिपार्टमेंट है एसएनटी। अब मैं बात करूं पॉइंट्समैन बी की, जो कि रेलवे यातायात विभाग का है, जिससे बोलते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो फोटो देख रहे हैं ये मेरी है, मैं ये जॉब करके आया हूँ और लगभग 3 साल मैंने ये जॉब की है। वैसे देखे तो मैं आज के समय में प्रमोशन के लिहाज से, मतलब जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है, उनके प्रमोशन यहाँ से बहुत ज़्यादा स्कोप आपको मिलते हैं। आप यहाँ से कुछ भी बन सकते हो। मैं कहता हूँ हर डिपार्टमेंट में यहाँ से जा सकते हो। एलडीसी से तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के बहुत सारी जगह आते हैं, इसके अलावा जीडीसी से अदर डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हो। तो इनका काम होता है स्टेशन मास्टर का एक तरीके से हेल्पर होता है, और शंटिंग का काम भी होता है, जो गाड़ियाँ काटते जोड़ते हैं वो भी होता है, और गेट पे भी इनको लगाते हैं। और स्टेशन पे स्टेशन मास्टर का एक तरीके से हेल्पर होता है। एक साइड स्टेशन मास्टर होता है, दूसरी साइड पॉइंट्समैन होता है जो गाड़ी को वॉच करता है। तो वैसे बहुत जिम्मेदारी की जॉब है, और शिफ्ट की ड्यूटी है। कहीं 3 शिफ्ट, कहीं 2 शिफ्ट इसकी चलती है। तो प्रमोशन की बात करें तो यहाँ से आप स्टेशन मास्टर, टीटी, गुड्स गार्ड, ट्रेन क्लर्क और गुड्स मैनेजर कुछ भी बन सकते हो। इसके अलावा ये तो एलडीसी से है, इसके अलावा जीडीसी से आप लोगों को पायलट और क्लर्क वगैरह वो तो सबके लिए ओपन होती है, तो वहाँ से हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ क्या है, इस पोस्ट में क्या है, प्रमोशन 3 साल में आप पॉइंट्समैन बी से पॉइंट्समैन ए पक्के हो जाते हो। 18 से जो 1900 ग्रेड पे आपको मिल जाता है। उसके बाद एग्जाम्स के थ्रू आप अदर पोस्ट के लिए प्रमोट हो सकते हो। छठे प्रकार की पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ये ट्रैक मशीन होती है जो देखते होंगे आप पटरियों पे, बड़ी बड़ी मशीनें जो गिट्टियों को अंदर दर्शाती हुई, पटरियों को मेंटेन करती हुई, तो उनमें ये असिस्टेंट होते हैं। ये जो इनका काम है हैवी ट्रैक मशीन्स के साथ काम करना।
ये आउटडोर वर्क है और ट्रैवलिंग जॉब है। इनमें फिजिकल वर्क बहुत हार्ड होता है। प्रमोशन स्कोप है तो यहाँ से आप टेक्नीशियन, वहाँ से जेई, प्रमोशन मतलब मौका मिल गया तो हो जाता है। वैसे प्रमोशन स्कोप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कम ही होते हैं। फिर आता है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, जो कि सबसे टफेस्ट जॉब है और सबसे कम प्रमोशन वाली जॉब है। ये मतलब जो रोज सुबह सुबह पटरियों पे ट्रैक का रख रखाव करते हैं, वो रेलवे की रीढ़ है वैसे एक तरीके से तो। पर बात करें प्रमोशन वगैरह में, इनको सरकार ने इतना ध्यान दिया नहीं है, तो बहुत टफेस्ट जॉब है। इनका काम है ट्रैक का इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, आउटडोर फिजिकल वर्क है और मैं ये कहूँगा बहुत ही मुश्किल जॉब है। प्रमोशन इसको वही है, मौका मिल गया तो टेक्नीशियन जेई वगैरह बन सकते हैं, लेकिन जो बहुत टफ है। 8वें प्रकार की जॉब है असिस्टेंट ब्रिज। ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जॉब है। ये जॉब है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अच्छी जॉब है। इनका कुछ खास काम होता नहीं। जो रेलवे के ब्रिजेज हैं उनका टाइम टाइम पे ये देख के आते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई। वैसे तो देखे तो फील्ड की जॉब मानो जाना पड़ता है दूर, जहाँ सीधा कोई साधन नहीं होता। पर यह है कोई खास वर्कलोड होता नहीं है और अच्छी जॉब है कुल मिला के। इनका जो प्रमोशन है वो टेक्नीशियन से जेई वगैरह होती है और ये फील्ड जॉब है। अब है असिस्टेंट, जो कि CNW में, कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में। ये क्या है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है और इनका काम होता है जो कोचेज होते हैं वो जंक्शंस होते हैं या जहाँ ट्रेनों का रख रखाव होता है वहाँ इनकी पोस्टिंग होती है। और ये ट्रेन चलने से पहले पूरी ट्रेन का वॉच करते हैं, उसको फिटनेस देते हैं ये डिपार्टमेंट, तभी वो आगे बढ़ती है। तो ये मुश्किल जो है, वैसे देखे तो थोड़ा काम रहता है। एक एक चीज रेल की चेक करना पड़ता है, ट्रेन की चेक करना पड़ता है। अगर हम बात करें इसके प्रमोशन की तो ये इसकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। वैसे प्रमोशन इसके जेई से SSC वगैरह हो जाते हैं और कुल मिला के बैलेंस्ड जॉब इसको मान सकते हैं। अब है असिस्टेंट, जो कि लोको साइड में होते हैं इलेक्ट्रिकल के। तो जो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव मेंटेनेंस साइड होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, तो उनका जो काम है ये करते हैं। तो वर्कशॉप की तो सारी जॉबें अच्छी होती है कहीं भी हो। इनके प्रमोशन भी ठीक ठाक जल्दी से ही हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो मैं ये कहता हूँ कि इस पोस्ट में आप SSC तक भी बन जाते हो। देख लो, आप एक 10वीं पास से अगर आगे योग्यता है तो धीरे धीरे आप जेई जेई तो जल्दी बन जाते हैं, उसके बाद SSC तक बन जाते हैं, पक्का बन जाते हैं। मतलब ऐसे डायरेक्ट बनना कितना मुश्किल है। वर्कशॉप की सारी ही जॉबें अच्छी होती है, टाइम की जॉबें है, काम किया फ्री। फिर ये है असिस्टेंट PBA। ये रेलवे ट्रैक की जॉब है और इनका काम है जो मेंटेनेंस को सपोर्ट करना होता है। बात करें प्रमोशंस की तो वैसे ही है जैसे ट्रैक मेंटेनर के हैं, टेक्नीशियन, वहाँ से जेई और ठीक ठाक ही है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पर उससे तो बढ़िया है, ट्रैकमैन से तो अच्छा है। फिर बात आता है असिस्टेंट ऑपरेशंस, जो कि इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में की बात है। तो ये जो वर्कशॉप बेस्ड जॉब है, इंडोर जॉब है और बहुत कम काम होता है, मशीन हैंडलिंग का यही काम है। प्रमोशन स्कोप की बात करें तो मैं बताया था वर्कशॉप में तो हो ही जाता है। यहाँ से टेक्नीशियन से जेई वगैरह बन जाते हैं, आगे भी हो जाते हैं, SSC भी हो जाते हैं टाइम से प्रमोशन हो जाए तो। अगली पोस्ट आती है असिस्टेंट लोकोसेड डीजल। डीजल
वही है जैसे इलेक्ट्रिकल साइड में होती है वैसे ही डीजल साइड में ये काम होता है और प्रमोशन यहाँ से ठीक ठाक हो जाते हैं। 14वें प्रकार की पोस्ट आती है असिस्टेंट एसएनटी वाले वर्कशॉप में। तो सिग्नल बाय टेलीकॉम वर्कशॉप जॉब है ये और टेक्निकल है, लेस फील्ड मतलब टेक्निकल वर्क है और स्ट्रेस फ्री आप रह सकते हैं। यहाँ बात करें प्रमोशन की तो यहाँ से टेक्नीशियन जेई एसएससी आप बन सकते हैं। एक्सीलेंट प्रमोशन है और कंफर्टेबल जॉब है। तो मैंने सभी प्रकार की जो पोस्ट है उसका जॉब प्रोफाइल और उसका क्या वर्क नेचर है वो सारी चीजें आपको बता दी है। अब मैं बात करूंगा कि आप फॉर्म भरते समय क्या पोस्ट प्रेफरेंस रखें। तो मैं सबसे पहले आपको टॉप नंबर पे सजेस्ट करूंगा पॉइंट्समैन बी। ये मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा, आपको बताऊंगा, आप रखो ना रखो आपकी इच्छा है। हर पोस्ट की मैं कमियां खूबी सब कुछ आपको बताऊंगा। तो प्रमोशन चांसेस चाहिए आपको तो सबसे ज्यादा प्रमोशन चांसेस इस जॉब में है। यहाँ से आप स्टेशन मास्टर, टीटी, बुकिंग क्लर्क, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन क्लर्क, लोको पायलट और जेडीसी से आप ओपन जो सबके लिए होती है सारी कैटेगरीज के लिए, वहां से आप क्लर्क वगैरह ये और फील्ड में आप जा सकते हैं। पर जैसे इस डिपार्टमेंट की पोस्ट है ऑपरेटिंग की, ये ऑपरेटिंग एंड कॉमर्शियल दोनों डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है। यह ये तो आपके लिए बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। मतलब यहाँ आप 3 साल से 5 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो ही जाता है, ठीक है। पर इसकी एक कमी है कि नाइट ड्यूटी और स्ट्रेस इसमें रहता है। आपके पास जिम्मेदारियां है, ट्रेन को वॉच करना होता है, पूरी निगाह रखनी होती है और शिफ्टों की ड्यूटी है, थोड़ा बंधा हुआ रहता है। मतलब छुट्टी वुट्टी अगर स्टाफ कम है तो छुट्टी वुट्टियों की दिक्कत हो सकती है आपको। अगर स्टाफ ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात रिस्की ऐसे जो संटिंग का कार्य है जिसमें ट्रेनों को काटा जोड़ा जाता है, वो काम भी इसी पोस्ट का है। तो वो थोड़ा रिस्की होता है। कई कई बार बीच में 2 ट्रेनों के बीच में आके बहुत सारे कर्मचारी है वो बेचारे शहीद हो जाते हैं एक तरीके से रेलवे सेवा करते हुए। तो वैसे थोड़ा रिस्की भी है, पर अगर प्रमोशन की बात करें तो बहुत अच्छे हैं यहाँ। फिर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट टीएल एंड एसए। ये रनिंग की जॉब है। बढ़िया वाइट शर्ट पैंट पहन के बढ़िया जाओ और एसी में कोई फेल्योर्स है कोच वगैरह में रनिंग में तो वो सारी चीजें आपको देखनी होती है। प्रमोशन इसमें अच्छे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ही जॉब है, अच्छी सैलरी यहाँ से आपको मिल जाती है क्योंकि रनिंग की जॉब है। अब मैं बात करूँ तीसरे नंबर पर, यह है असिस्टेंट एसएनटी वर्कशॉप की। इंडोर जॉब है और प्रमोशन है और बहुत कम यहाँ स्ट्रेस है। बहुत अच्छा ये ऑप्शन मान सकते हो। वर्कशॉप की पोस्टों को मैंने प्रेफरेंस दी है। अगर आप चाहते हैं एक ही जगह की पोस्ट है तो वर्कशॉप को आप टॉप पे प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहते हैं मैं टीटी बनूं, मैं स्टेशन मास्टर बनूं, मैं गार्ड बनूं, तो आप पॉइंट्समैन बनिए, ठीक है। और जेई वगैरह बनना है लास्ट में एसएससी, तो आप वर्कशॉप की जॉब को प्रेफरेंस दे देना, ठीक है। अब यह है असिस्टेंट लोको सेड की, इसको मैंने चौथे नंबर पे लिया है। और जिनको रेलवे इंजन वंजन कैसे बनते हैं कैसे वगैरह वो चीजें किसी को उनसे रेलवे लवर्स है तो वो इस जॉब को प्रेफर कर सकते हैं। फिर बात आती है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। ये स्टेबल जॉब है, हालांकि शिफ्ट की ड्यूटी होती है और जिम्मेदारी वाली जॉब है। फिर मैं लूंगा आपको मिड प्रायोरिटी वाली पोस्ट, जो भी बताई थी वो तो टॉप प्रायोरिटी वाली पोस्ट है, ठीक है। ये जॉब ठीक ठाक है और ठीक ठाक से ही एवरेज प्रमोशन यहाँ आते हैं। ये असिस्टेंट ऑपरेशंस जो कि इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के हैं, तो स्टेबल ड्यूटी है, लेस फील्ड वर्क है और प्रमोशन नॉर्मल है। फिर आता है असिस्टेंट टीआरडी, तो ये ओएचसी मेंटेनेंस का काम है, प्रमोशन ठीक ठाक है और फील्ड वर्क हैवी है, थोड़ा साथ साथ रहना पड़ता है। जैसे ये
OHE की जो मेंटेनेंस मशीन होती है उसके साथ साथ जाना पड़ता है, लाइनें केबल वगैरह ठीक ठाक करने में हेल्प करना पड़ता है। फिर आता है असिस्टेंट ब्रिज। ये थोड़ी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बेस्ट जॉब इसे मान सकते हो, मतलब कोई खास इस पे प्रेशर नहीं होता, खास काम नहीं होता, ठीक है। फिर आता है असिस्टेंट ऑपरेशंस, जो कि इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की है, स्टेबल ड्यूटी है, लेस फील्ड वर्क है और नॉर्मल प्रमोशन है। फिर आता है असिस्टेंट TRD। TRD का मैंने बताया था, और प्रमोशन ठीक ठाक है लेकिन फील्ड हैवी वर्क है। फिर आता है असिस्टेंट ब्रिज का, दोबारा आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ ये डबल आ गया ना, 7 8, अभी मैंने बता ही दिया था इनका। फिर आता है 9 नंबर पे, जो कि SNT का। लो प्रायोरिटी इसलिए देना क्योंकि ये बहुत ही मेंटल स्ट्रेस वाली जॉब है। ट्रैकमैन वाला तो काम करके फ्री रहता है 24 घंटे, तो ऐसी कोई खास ड्यूटी नहीं होती है, कोई इमरजेंसी कभी कभार पड़ जाए तो ले जाए, नहीं तो ऐसा नहीं होता। पर इसमें तो आपको ये मान लीजिए खाना खा रहे हो, सिग्नल फेलियर हो गया तो भगो, ये होता है, ठीक है। वैसे देखे तो मोस्ट रिकमेंड इसलिए है क्योंकि प्रमोशन ठीक ठाक हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, टेक्नीशियन तो जल्दी बन जाता है। जो ट्रैक मशीन का है, हेवी मशीन का काम है, कंटिन्यूस ट्रेवल है और प्रमोशन हो सकते हैं, पॉसिबल बता रखा है। फिर मैं बात करूंगा असिस्टेंट PWay की। ट्रैक रिलेटेड वर्क है, प्रमोशन लिमिटेड है, और लास्ट में प्रेफरेंस आपको देना है ट्रैक मेंटेनर का ध्यान रखना। सबसे हार्डेस्ट जॉब है, फिजिकल प्रेशर होता है, और प्रमोशन में हो जाए तो हो जाए ना, कोई जरूरी नहीं है, जिंदगी ही ट्रैक पे निकल जाती है। अब आती है बात फॉर्म भरते टाइम, एक चीज़ का हो रहा है कि वहाँ तो सारे कंबाइंड में दे रखे हैं, अब पता ही नहीं किस जोन से कितनी ही पोस्ट है। तो मैंने ये लिस्ट एक साथ दे दी है, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज जो आपको देखना है तो वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में लास्ट में दे रखा है, तो उनको देख लेना। बाकी किस बोर्ड से टोटल वैकेंसी कितनी है, तो ये सारी मैंने इसमें एक साथ दे रखी है। जैसे RRB दिल्ली से बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट है, उसके बाद मुंबई वेस्टर्न रेलवे से है, फिर मुंबई सेंट्रल रेलवे से है, फिर आती है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी से है, और उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर से है, और उसके बाद जबलपुर से है। फिर 1180 पोस्ट है कोलकाता से, और इसमें कोलकाता मेट्रो की जो भी है। और गोरखपुर से 1176 पोस्ट है, 1027 पोस्ट आपकी चेन्नई से। चेन्नई से कम जगह आई है इस बार, सबसे ज़्यादा लोग भगते हैं वहाँ। इसके बाद सिकंदराबाद, ये भी कम ही जगह है इस बार। 976 जगह हाजीपुर से है, 955 जगह जयपुर से हैं, 1202 जगह कोलकाता से हैं, और भुवनेश्वर से आपका 805 जगह है, 92 जगह हुबली से है। देखो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ जोन चूज करते समय, तो वो नई दिल्ली से आज तक हाईएस्ट कट ऑफ ही जाती रही है, ठीक है। जगह ज़्यादा है पर ध्यान रखना। और इसके बाद इलाहाबाद आता है, क्योंकि इलाहाबाद में हमारे यूपी के और बिहार के भाई बहुत ज़्यादा बैठते हैं, और राजस्थानियों की भी पसंद है, तो यहाँ से भी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। और जयपुर तो ऑल टाइम हाई रहता ही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपने जान ली है वीडियो में, और आपकी सारी क्यूरीज है इसमें दूर हो गई है। तो मैं बात करूँ आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम क्या चीज़ों को ध्यान रखें, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आपकी फैमिली कंडीशंस क्या हैं, आप दूर जॉब कर सकते हो कि नहीं। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ से वैकेंसीज कितनी है। हो सकता है आपके नज़दीक से पोस्ट कम हो, दूर से ज़्यादा हो। जॉब की रिक्वायरमेंट है तो दूर का ऑप्शन भर देना, पर यह हो फैमिली कंडीशन ज़्यादा टफेस्ट है, आपको आशा है कि मैं दूसरी जॉब भी कोई प्राप्त कर सकता हूँ, तो दूर का ऑप्शन
नहीं भरी, क्योंकि एक बार आप वहाँ लग जाते हो तो ट्रांसफ़र कराने में रेलवे में पसीने आ जाते हैं। आसानी से ट्रांसफ़र होता नहीं है, हो जाता है बाद में पर आसानी से नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है। आपका जो गोल्डन पीरियड है लाइफ़ का वो लगभग चला ही जाता है, तब जाके आपका जो ट्रांसफ़र होता है। फिर ध्यान रखना आप फील्ड की जॉब पसंद है या आपको टाइम की जॉब चाहिए, शिफ्ट की जॉब चाहिए। प्रमोशन के लिहाज से देखें तो वर्कशॉपों में अच्छे प्रमोशन होते हैं, फिर पॉइंट्समैन में अच्छे प्रमोशन होते हैं। टेक्नीशियन सिग्नल वगैरह है तो इनमें आपके प्रमोशन हो जाते हैं बिना परीक्षा, वर्कशॉपों में बिना परीक्षा हो जाते हैं। इसके अलावा रेलवे में 2 टाइप से प्रमोशन होते हैं, एक तो रेगुलर प्रमोशन पोस्ट मतलब पोस्ट वाइज, जैसे हर 3 साल में इतना ग्रेड पे ये पोस्ट दे देंगे, वर्कशॉपों में नॉर्मल होता है। और एक प्रमोशन होता है एलडीसी से, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से। तो रेलवे की जो ज़्यादातर पोस्टें हैं वो आजकल लिमिटेड डिपार्टमेंटल प्रमोशन से भरी जाती है। ओपन में वैकेंसीज बहुत कम आ रही है। आप देख रहे होंगे एनटीपीसी में कितनी कम वैकेंसी आती है, जबकि ऐसा नहीं कि भाई वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज प्रमोशन से ग्रुप डी से भर ली जाती है। ध्यान रखें, ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर रहे हो, सोच रहे हो तो अच्छी पोस्ट मिल जाए तो भर दीजिए, जॉब ले लीजिए, अच्छे पद पे एक टाइम आप पहुंच जाओगे। फिर बात आती है तैयारी कैसे करें। तो तैयारी आप अभी जो पेपर चल रहा है ग्रुप डी का, थोड़े दिन में आंसर की आ जाएगी, उसका पेपर आ जाएगा। एग्जाम पैटर्न देखना, करंट्स का लेटेस्ट करंट आज के पेपर में आ रही है, करंट्स पे विशेष ध्यान रखना। मैथ्स रीजनिंग वगैरह ज़्यादा हैवी ग्रुप डी में आती नहीं है, नॉर्मल आती है, लेकिन उनका अच्छे से प्रैक्टिस कर देना, पैटर्न देख लेना, सिलेबस देख लेना। पेपर से पैटर्न समझ में आएगा और सिलेबस वाले टॉपिक आपको पढ़ने हैं और रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये मान लो इसकी जो परीक्षा है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसे नहीं कि फॉर्म भर दिया एग्जाम डेट का वेट करे। रेलवे बहुत फास्ट ईयरली भर्ती ले रहा है, इसलिए टाइम पे एग्जाम भी कराएगा, टाइम पे सारे प्रोसेस भी होंगे। पहले की तरह नहीं कि आज फॉर्म भरवा लिया 3 साल बाद एग्जाम हो रही है, 5 साल बाद आपको जॉब मिल रही है। साल भर के अंदर अंदर सारे प्रोसेस करवा लिए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फॉर्म भरने से पहले सब चीज़ों को ध्यान रखें। और मैंने जैसा कि लिखा है कि एक ऐसी पोस्ट जिसमें लाखों की सैलरी होती है, तो ये पोस्ट है असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल व एसी, जिसमें आज भी लाखों की सैलरी है, क्योंकि यह जो पोस्ट है ये असिस्टेंट TLV-AC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, ये पोस्ट ऐसी है इसमें लाखों रुपए की भी सैलरी आपके पड़ जाती है। ओवर टाइम, टीए, रनिंग अलाउंस सारे मिलते हैं इसमें। और जैसे ड्राइवर गार्डों की जो सैलरी पड़ती है वैसे ही इसकी अच्छी सैलरी पड़ जाती है। वर्कलोड खास नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया एसी में रहो राजा साई। हाँ, रनिंग की जॉब है, दूर दूर जाना पड़ता है, 2-2 3-3 दिन भी ड्यूटी पे रहना पड़ जाता है, क्योंकि एक बार जाएगा तो वापस आएगा ट्रेन लेकर ही। तो आपको शुरू में ही अच्छी सैलरी चाहिए और लंबी दूरी का ट्रैवल कर सकते हो, और फील्ड की जो चीज़ें हैं, फील्ड की जॉब नहीं चाहिए, मतलब वो स्थायी जॉब एक तरीके से वो नहीं चाहिए। रनिंग में घूमना फिरना है, टीटी गार्ड लोको पायलट की तरह, तो ये जॉब आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें शुरू से ही आप अच्छे पैसे कमा लोगे, बाद में प्रमोशन भी इसमें ठीक ठाक हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं बिना एग्जाम, टाइमली। ठीक है, तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो आप भी अगर ग्रुप डी जॉब की इच्छा रख रहे थे या वेट कर रहे थे तो आपके लिए गोल्डन चांस है। रेलवे एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 09/2025 फोटो देख रहे होंगे। रेलवे ने जो विज्ञापन बनाया है उसमें काम से रिलेटेड बनाया है, जैसे ये पॉइंट्समैन हो गया, ये ट्रैकमैन हो गए, और ये वो एच वाले हो गए असिस्टेंट,
और मतलब टीआरडी वाले, ये इलेक्ट्रिकल के हो गए, ये ओएच की ट्रैक मशीन और जो मेंटेनेंस मशीन है, ये भाई अपने हो ही गए वर्कशॉप के। ठीक है, डेंटिंग वेंटिंग चल रही है। और ये रेलवे ने एक अच्छा सा ट्रेन का सीन दिया है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह के गाइड्स आपको चाहिए तो मैं अपने इसी चैनल पर विभिन्न प्रकार की पोस्टों के जो गाइड्स है वो प्रदान करता हूँ, और जॉब्स की है जो बहुत ही फास्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।